is coming through the धरती, नदी, पहाड़, मैदान, वृक्ष, वन, आकाश, पानी, ये सब हमें जीने में सहायता देते हैं। ये हमारे पर्यावरण के अंग हैं। लेकिन आज इनमें कुछ तालमेल में कमी आ गई है और आज हमारा पर्यावरण असंतुलित हो गया है। क्या ऐसा कारण है जो आज हमारे पर्यावरण को हम इतनी चोट पहुंचा रहे हैं? कानून हमको कैसे सहायक करता है पर्यावरण को बचाने के लिए, और सरकार क्या नीतियां बना रही है? ये सब हमारे इस आज के अंक में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट में। मैं हूं भावना नैयर और आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण और कानून के बारे में। और इससे जुड़ रहे हैं हमारे साथ तीन महत्वपूर्ण एक्सपर्ट्स। हमारे साथ चंद्रभूषण निदेशक CSC सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से। चंद्रभूषण जी, आपका स्वागत है। ऋत्विक दत्ता हैं, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय से और एनवायरमेंटल लॉज पे बहुत काम कर रहे हैं। और केशव चतुर्वेदी हैं, लेखक पत्रकार, और इनकी बुक्स हैं एनवायरमेंट पर। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी सवाल पर्यावरण से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आप नोट कर लीजिए, 23035420। अगर आप दिल्ली के बाहर के कॉलर हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। और हमारा टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 1800115314। आप हमें कॉल करिए, हम आपके सारे सवालों का आज जवाब देंगे। चंद्रभूषण जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगी इस कार्यक्रम की। और इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है थिंक, ईट एंड सेव, यानी कि सोचिए, खाइए और पैसा बचाइए। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हम खाने पर कितना पैसा वेस्ट करते हैं, और 7 अब में से एक व्यक्ति विश्व में भूखा सोता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे विश्व को आप दो भाग में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक जिसके पास खाने के लिए बहुत नहीं है और दूसरा जिसके पास खाने को बहुत अधिक है। जी। और आप उसको हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज भी कहते हैं। तो आज के दिन में कुछ 60% जो खाना है और जो उपज है और जो कि खाने का जो है वो डेवलप्ड कंट्री में होता है, और वहाँ वेस्टेज भी काफ़ी है। जी। डेवलपिंग कंट्रीज में भी वेस्टेज अधिक है। हमारे देश में कुछ ऐसे तबके हैं जिनके पास खाने को बहुत है और वेस्टेज होता है, और लेकिन जो वास्ट मेजॉरिटी जो हमारे देश में हैं उनके पास खाने को बहुत नहीं है। बिल्कुल। तो एक संतुलन की ज़रूरत है। आज के दिन में अगर आप क्लाइमेट चेंज इश्यू को देख लें तो आज के दिन में क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि ओवर कंजम्पशन है। आज के दिन में हम एनर्जी बहुत अधिक यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में भी एनर्जी बहुत यूज़ करते हैं, खाने में भी बहुत अधिक हमारा कंजम्पशन है। तो आज के दिन में जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है वो सस्टेनेबल नहीं है, और इसके कारण बहुत सारे जो पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वो उठ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जी। ऋत्विक जी, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमारे पास क्या कानून है, और कब भारत में ये बातचीत शुरू हुई कि पर्यावरण पर कानून बनाने की ज़रूरत है? वैसे तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो पर्यावरण रिलेटेड जितने कानून हैं 1920s और इनफैक्ट 1880 से ही अंग्रेजों के टाइम से आ गए थे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को अगर हम देखते हैं तो उस तरह से इन्वायरमेंटल लॉज तो थे, पर कंजर्वेशन का जो वर्ड अगर हम यूज करते हैं, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन, ये दो चीज जो है प्राइमरीली स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बाद इंदिरा गांधी ने जो लीडरशिप रोल नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसके कारण हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिर वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट, फिर आपके पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 इस तरह से, एंड देन फाइनली 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और हाल ही में जो लेटेस्ट एक्ट है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो काफी सारे कानून तो हमारे पास हैं। वो बात अलग है कि इम्प्लीमेंटेशन का तो बाद में देख सकते हैं। क्रियान्वयन की हम बात करेंगे। केशव जी, भारत के संविधान में भी पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए क्या कोई प्रावधान है? बिल्कुल। आप देखिए कि संविधान के जो आर्टिकल 51 है, क्लॉज G, वो ये कहता है कि हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो
अपने पर्यावरण को न सिर्फ बचाए बल्कि बेहतर भी बनाए। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे आर्टिकल 48A, उसमें भी कहता है कि स्टेट को ये कोशिश करनी चाहिए और ये उसके ऊपर तारी है कि वो जाए और जो एनवायरनमेंट को बचाए, और बचाए ही नहीं, जिस स्थिति में हो उसको बेहतर करे। तो एक तरीके से ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है स्टेट की भी और सिटीजन की भी कि वो जो है अपने एनवायरनमेंट का जो है संरक्षण करे। जी, चलिए कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, शांताराम उत्तर प्रदेश से। शांताराम जी, क्या कहना चाहते हैं आप? शांताराम जी, आप लाइन पर हैं? अरे मैं कहना चाहता हूँ ये यहाँ जी शांताराम जी बताएं। अरे कह रहे हैं जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो न जल क्या नाम है दूषित है, कैसे इसका उपाय किया जाए, कैसे रोकथाम किया जाए? जी शांताराम जी। चंद्रभूषण जी, जल, वायु, भूमि आज सब प्रदूषित हो रहा है, सब में प्रदूषण फैल रहा है, हमारे पर्यावरण पे काली छाया मंडरा रही है। कितनी बड़ी खतरे की घंटी है ये? अगर हम एक टोटालिटी में देखें तो जो आज के दिन में हमारे जो पर्यावरण में जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी अधिक है जी। एक मैं मुद्दे के तौर पे बताना चाहूँगा कि आज के दिन में कुछ 40% नदियाँ जो हमारी हैं वो काफ़ी पोल्यूटेड हैं। हमारे देश के 100 अगर टॉप 120 सिटीज़ देखें तो कोई 100 शहर हैं जो कि हमारे जो अपने मानक हैं वायु प्रदूषण के उसको मीट नहीं कर पाते हैं। और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का भी इशू बहुत अधिक है और इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जैसे कि ऋत्विक ने बताया कि लॉ के इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है जी। दूसरा प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी का भी। सिर्फ लॉ से पर्यावरण खत्म नहीं हो सकता, पर्यावरण का जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हो सकता। अवेयरनेस की जरूरत है, कैपेसिटी की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है और उसके बाद उसके ऊपर से लॉ इसको रेगुलेट कर सकता है। तो सब कुछ को अगर टोटालिटी में देखें तो आज के दिन में हमारे देश में लॉ हैं लेकिन कैपेसिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है और अवेयरनेस बहुत कम है। इसके कारण से लॉ के रहने के बावजूद भी हम अपने जो पर्यावरण के जो चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आप मानते हैं कि कानून के बावजूद चैलेंजेस हैं उनको हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी चुनौतियों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? कानून वीक पड़ रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, कानून तो वीक है पर कानून से केवल हम कानून के ऊपर दोष नहीं दे सकते। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसमें है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल विल, ये दोनों एनवायरनमेंट के लिए नहीं है। आज चाहे हम कुछ भी देखते हैं तो एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट और इसको हम एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड लाइफ वीक, इन्हीं सब ओकेशंस तक ही सीमित रखते हैं। बट अदरवाइज और पर्यावरण की भी बात करते हैं तो एसेंशियली कोई फंक्शन और कुछ ट्री प्लांटेशन करते वहीं तक सीमित रखते हैं। आगे में जो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल विल, आज चाहे स्टेट हो या सेंटर हो, किसी में भी पॉलिटिकल विल नहीं है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चाहे आप कानून पार्लियामेंट पास कर भी दे पर ना एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में जो है आज कॉर्पोरेट जो जितने स्ट्रक्चर्स है वो भी इंप्लीमेंट करने के लिए सामने नहीं आ रहे। जी, चलिए एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चंद्रशेखर हैं दिल्ली से। चंद्रशेखर जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक मकान अगर 5 मंजिल बना ले और साथ में उसके दूसरा मंजिल है और 3 महीने तक धूप नहीं आती उसके ऊपर उस बिल्डिंग की वजह से, तो क्या ये इसमें पर्यावरण में नहीं आएगा? वो 3 महीने तक वो सर्दी भुगतता रहे बिना धूप के? जी, चंद्रभूषण जी, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बताई जो आजकल हर घर वाले जो फेस कर रहे हैं कि उनके सामने एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है जो उस बिल्डिंग से ऊंची है और धूप का जरिया नहीं हो पाता है। ये हेल्थ के लिए कितना इफेक्टिव है और क्या हम इसके खिलाफ, उस बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? एकदम एक्शन ले सकते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए खराब है, एक तरह से आपका जो राइट है उसको वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। अगर कोई म्युनिसिपैलिटी वो परमिशन देती है जो कि दूसरे किसी आदमी का राइट वायलेट हो रहा है, और ऋत्विक इस पे थोड़ा ज्यादा बताएंगे आपको, आप यू कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर राइट्स। और ये दिल्ली में एक तरह से काफी ये कॉमन होते जा रहा है, दिल्ली में नहीं बहुत सारे बड़े शहरों में हो रहा है। और ऋत्विक इसका कुछ लीगल एंगल आपको इसके बारे में बताएंगे। जी ऋत्विक जी, क्या बिल्डर के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? वो तो स्पेसिफिक केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, पर अदरवाइज जैसे चंद्रभूषण ने कहा कि आज अंडर द ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट इसको ओवरऑल हम कहते हैं लीगल राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट। और जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू क्लीन एयर, वाटर इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, तो एक वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के आधार पर वो अभी कोर्ट में जा सकता है। और आज के दिन हमारे पास स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोर्ट्स हैं
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। क्या ये सारे राज्यों में मौजूद है? ये अभी जो है दिल्ली में आ चुके फॉर नॉर्दर्न रीजन, जी, भोपाल में, चेन्नई में, और नेक्स्ट मंथ से जो है पुणे में आ जाएंगे, ताकि एक तरह से और सारे राज्यों तक नहीं पहुंच सके, हम रीजन वाइज पर वो रीजन वाइज भी आ सकते हैं जी। और सकते हैं कि अपने लीगल राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट को लेके अपने आर्टिकल सेक्शन 14 के अंतर्गत केस फाइल कर सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे केसेस अभी ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं। जी केशव जी, कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन आज इस बूंद बूंद के पानी के लिए ही इंसान तरस रहा है, जल स्तर कम हो रहा है और जो पानी पीने लायक भी नहीं बचा है। और आजकल मेट्रो सिटीज़ में माने तो वाटर प्यूरिफायर्स के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो आपको क्या लगता है ये वाटर प्यूरिफायर्स जो हैं, जो बोलते हैं कि 100% प्योर वाटर दे रहे हैं, क्या ये स्वास्थ्य के हिसाब से सही है? और जो हमारा जल स्तर कम हो रहा है उसका क्या कारण आप मानेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आपके पास अवेयरनेस की लेवल बहुत कम है। दो मुख्य मुद्दे आपको उठाने पड़ेंगे। जनता ये नहीं पूछती अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कि आपकी ड्यूटी है, बिल्कुल, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब वापस आपसे कहती है कि आप पानी का एक सर्टेन टैक्स दीजिए, टैक्स बढ़ा हुआ दीजिए, आप उतना पैसा नहीं देना चाहते, आप 5,000 रुपए 8,000 रुपए का वाटर प्योरीफायर लगाना चाहते हैं, लेकिन साल में आप 3,000 अपने वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं देना चाहते म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं आता, वो आपके लिए करने का कोई संयंत्र नहीं लगाती है। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी बात ये कि हर जगह ये कह दिया गया है कि बोरवेल इतने लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। अमूमन आप इलाकों में भी आप एक लिमिटेड है, लेकिन आप ज्यादातर घरों में जाके देखेंगे उन्होंने चुपचाप पंप लगा रखे हैं। तो ये इंडिविजुअल पर ज्यादा डिपेंड करता है। उससे बड़ी बात यह है कि गवर्नेंस क्योंकि लैक्स है और एक नागरिक को पता है कि वो बदमाशी करके बच सकता है, इसलिए वो करता रहता है। चलिए केशव जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम छाया है गुजरात से। ओम जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट अभी एजुकेशन पर्पस के लिए कई ज्यादा स्कीम्स मतलब पब्लिश कर रही है जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनवायरमेंटल साइंस जो कि एक बायोलॉजी की पर्टिकुलर ब्रांच है, बिल्कुल, तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट स्टेप्स क्यों नहीं ले रही है जिसकी वजह से इसको आगे लाया जा सके, जो ये प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो पाए? जी चंद्रभूषण जी, क्या हमारे स्कूलों में एनवायरनमेंट के लिए साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या करिकुलम मौजूद है? और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि कुछ 2000 के शुरू में आया था, और उनका जजमेंट ये है कि मतलब प्राइमरी स्कूल से लेके और ग्रेजुएशन लेवल तक एनवायरमेंटल एजुकेशन एक सब्जेक्ट होगा, जो कि हर एक क्लास में पढ़ाए जाएंगे। तो ये एक प्रोविजन आज के दिन में हर एक स्कूल में, हर एक बोर्ड में और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोविज़न आज के दिन में है। और आज के दिन में आप देखिए कि एक तरह से बच्चों का जो अवेयरनेस है वो काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा यही होप है कि इस एजुकेशन से दे विल बी मच बेटर इन्फॉर्म्ड देन व्हाट वी आर। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है ऋत्विक जी, पानी का जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए हमारे पास कौन सा कानून मौजूद है, और क्या वो संरक्षण प्रदान कर रहा है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए? अनफॉर्चुनेटली कानून तो हमारे पास हैं जी, पर जिस तरह से डेवलपमेंट ओवरऑल हुआ है उसके अंतर्गत पानी से संबंधित कौन सा कानून हमारे पास मौजूद है? वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट है जी, एंड वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत देयर आर प्रोविजंस देयर, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस कानून में यही है कि जो फाइन का जो प्रोविजंस है उसके पास मैक्सिमम जो है वो 1 लाख रुपए का फाइन है जी। तो वैसे अदरवाइज हम बोलते हैं जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है वो इंडियन लॉ के पार्ट है, बट क्वेश्चन ये आता है कि आज के दिन में चाहे कितना भी प्रदूषण करे, कानून के अंतर्गत वो केवल 1 लाख रुपए का फाइन ही हो सकता है जी। हाल ही में 2-3 केस थे जहां पर कुछ बड़े कंपनी ने फाइन किए और पर 10-10 लाख के फाइन किए थे, और अल्टीमेटली कोर्ट को कहना पड़ा इवन रिलक्टेंस में कि इसको हम नहीं दे सकते बिकॉज लॉ में 1 लाख रुपीस का फाइन का प्रोविजन है। तो उसके कारण आज के दिन में जो पोल्यूशन लेवल है बहुत हाई है। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ऋत्विक जी रावत हैं दिल्ली से। रावत जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? चलिए, रावत जी की लाइन हमारे साथ कट चुकी है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण और कानून के बारे में। आप जुड़े रहिए लीगल पॉइंट के साथ।
क्यों? भूख लगी है। साबुन से हाथ धुलेंगे तो सेहत रहेगी। दाल की खुशबू, इसके प्रोटीन का जादू। रोज हरी सब्जी क्यों? इसकी आयरन की शक्ति से होगा गोल। और मेडल भी। और पढ़ने में भी है ध्यान लगाना। बच्चों का अधिकार है शिक्षा और पौष्टिक आहार जो दे चुस्ती, खेलकूद और पढ़ाई के लिए। अब पढ़ना पक्का। मिड डे मील योजना का लाभ देश के 11 करोड़ से भी अधिक बच्चे पाते हैं। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस की यानी कि 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे कानून मौजूद हैं जो पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन पर कंटिन्यूसली डिस्प्ले हो रहे हैं। और मैं आपके पास आना चाहूँगी चंद्रभूषण जी और आपसे पूछना चाहूँगी कि वायु में भी जो प्रदूषण है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। गाड़ियों का धुआं, फिर डीजल का यूज़, हमने सीएनजी के यूज़ को बहुत बढ़ावा दिया है, लेकिन डीजल की गाड़ियाँ अभी भी चल रही हैं और जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। इसके कितने दुष्प्रभाव हो रहे हैं? देखिए, आज के दिन में रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े शहरों में और बच्चों में खास करके बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और अगर आप ठंड के मौसम में देखेंगे तो छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है वायु प्रदूषण का। और आपने सही बोला है कि जो मोटराइजेशन है जी, जो व्हीकल जो हमारे दिल्ली जैसे शहर में आज के दिन में हर एक दिन कुछ 400 से 600 गाड़ियाँ हमारे रोड पे आती हैं। और अगर यही ट्रेंड बढ़ते रहा तो अगले कुछ साल में आपके पास जो हम कहते हैं कि रोड पे लॉक जैम, आप मूव नहीं कर सकते हैं, वो तो एक होगा ही होगा, लेकिन जो वायु है उसको आप सांस नहीं ले सकते उस वायु से। आज के दिन में भी दिल्ली में 365 दिन में कुछ 260-270 दिन वायु ऐसा है। एक पल के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी चंद्रभूषण जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पांडे हैं यूपी लखनऊ से। राजीव जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? राजीव जी, आप लाइन पर हैं? चलिए राजीव। चंद्रभूषण जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये बताना चाह रहा था कि कुछ 2/3 दिन ऐसे हैं साल में जो कि दिल्ली की जो वायु है वो सांस लेने लायक नहीं है। तक हम प्राइवेट मोटराइजेशन पे फोकस करते रहे हैं कि लोग अपना गाड़ी खरीदें और उस पे चले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस ना करें, जब तक हम क्लीन फ्यूल की बात ना करें और डीजल को टैक्स नहीं करें या डीजल के कार को टैक्स ना करें। डीजल आज के दिन में हम सब्सिडाइज करते हैं गरीब लोगों के लिए, मर्सिडीज चलाने के लिए नहीं। बिल्कुल। तो जब तक हम इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात ना करें, क्लीन फ्यूल की बात ना करें, तब तक ये जो वायु प्रदूषण है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो नया जो है, वी हैव टू थिंक अबाउट पब्लिक मोबिलिटी, वी हैव टू थिंक अबाउट क्लीन व्हीकल्स, वी हैव टू थिंक अबाउट क्लीन फ्यूल, देन ओनली वी विल बी एबल टू सॉल्व द एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम। बिल्कुल। परेश पंचाल हैं गुजरात से। परेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? गुजरात साबरकांठा सासंबा से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। जी परेश जी, सवाल पूछिए। यहाँ मेरा जो गांव है उसके अगल बगल 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में जो ब्लैक स्टोन क्रशिंग का जो प्लांट होता है, जो हम रोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लैक ट्रैप होता है जो ब्लैक स्टोन से बनता है जी, तो उसकी माइंस है जी, बहुत माइन से है, बहुत ऊंडी माइन से है। उसमें जब डायनामाइट से ब्लास्ट किया जाता है तब इतना भयंकर भूकंप जैसा हो जाता है। एक बात ये है। दूसरा कहूंगा कि उसके आवाज से उसके कारण जो पशु पक्षी होते हैं वो भी पलायन कर रहे हैं। तो लोगों का क्या हाल होगा, ये बात है। उसमें से उसको जब वो स्टोन को क्रश किया जाता है, जब हवा में उसके जो रजकण उड़ते हैं वो भी वनस्पतियों पर भी गिरते हैं, खेती पर भी गिरते हैं, लोगों के सांस में भी जाते हैं। यहाँ कहा जाता है सबसे ज्यादा दवाई इस गांव में अस्थमा की बिकती है। तो ये डायनामाइट जो फूकता है जी परेश जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं।
जी चंद्रभूषण जी, इनके दो सवाल हैं जो मैं भी जानना चाहूँगी कि घरों के आसपास ऐसा लॉ में क्या कहा गया है कि इतने दूरी तक माइंस इंडस्ट्रीज नहीं बन सकती, पहला तो ये, और अगर जब ये बनी हुई हैं तो उसके खिलाफ ये क्या कार्यवाही कर सकते हैं, और जो ये दुष्प्रभाव पड़े हैं जैसे कि इन्होंने बोला कि अस्थमा की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, इस पर क्या किया जा सकता है? देखिए, हमारे माइनिंग लॉ के अंदर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत क्लियर प्रोविजन है कि कितने दूर आप जो इंडस्ट्रीज हैं वो रेजिडेंशियल एरिया और इंस्टीट्यूशनल एरिया से कितने दूरी पे है। तो अगर इनके घर के एकदम पास में अगर ये माइंस चल रहे हैं तो ये वायलेशन ऑफ द लॉ है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हमारे माइनिंग लॉ के अंदर कोई भी माइन जो ऑपरेट करेगा उसका एक माइनिंग प्लान डेवलप होता है और रेगुलेशंस हैं, नॉइज के ऊपर, वाइब्रेशन के ऊपर, आप किस तरह से ब्लास्टिंग करेंगे, एयर पोल्यूशन कंट्रोल किस तरह से करेंगे। मेरे अंदाज से जहां की ये बात कर रहे हैं, ये जो माइन है ये छोटे छोटे माइंस हैं, स्टोन माइंस हैं, जिनका कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा है इन माइंस को, और जिसके कारण कि ये जो प्रदूषण का प्रॉब्लम है ये हो रहा है। मैं एक बीमारी जो अस्थमा की ये बात कर रहे हैं, पत्थर से सिलिका निकलता है, बिल्कुल, और जिसके कारण एक सिलिकोसिस डिजीज होता है जो कि काफी खतरनाक डिजीज होता है। तो इसमें थोड़ा और अध्ययन करने की जरूरत है कि ये बीमारी किस तरह की। जी ऋत्विक जी, जैसे कि परेश जी ने बताया कि माइनिंग की वजह से जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, कानून में किस तरीके की सजा मौजूद है अगर कोई पर्यावरण के खिलाफ खिलवाड़ कर रहा है? देखिए, ऐसे चीज में दो चीज लग सकता है, एक तो सजा हो जो वायलेट कर रहे हैं जी, पर उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जिनके पास ये अजमा या सिलिकोसिस हो रहे हैं उनको किस तरह का कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। तो आज मैं पहली जो एग्जांपल दिया हूँ, ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के अंतर्गत आज जो है लोग जो सफर कर रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज से, वो कॉम्पनसेशन और डैमेज के लिए कोर्ट के सामने आ सकते हैं। ये प्रॉब्लम है कि लोगों को, अधिकतर लोगों को ये नहीं पता है कि ऐसा प्रावधान भी है कानून में जो कि केवल पनिशमेंट बट एक रेस्टोर करने के लिए एरिया के लिए, और खुद के लिए भी जो डैमेजेस हुए, कॉम्पनसेट हुए, मेडिकल एक्सपेंस हुए, उसके लिए वो कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं। जी, तो केवल क्योंकि बहुत सारे तो शुरुआत कहाँ से की जाए? अगर किसी के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है तो वो सबसे पहला स्टेप जो उसे उठाना है वो क्या करे? सिंपल है, पहला तो डॉक्यूमेंट करें कि इतने सारे जगह में जो है इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है। ओके। सेकंड, उनको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर ये जो इस तरह के क्रशर्स लगे हैं, और उससे दोनों में एक रिलेशन करना है कि जो गांव में सपोज क्रशर नहीं लगे उसमें अजमा कम है, सिलिकोसिस कम है, और इनके पास जो है वहां पर ज्यादा है, वो लेके वो एविडेंस कलेक्ट करके उनको कोर्ट के सामने जाना होगा कि आज मेरे पास ये नुकसान क्रशर ही है। चलिए, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, पूरब सिंह है उत्तराखंड से। पूरब जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? पूरब जी, पहले तो आप टेलीविजन का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। सरकार ने मतलब कई बार ज्ञापनों में दिए, मतलब पॉलिथीन पे रोक लगे, पर लेकिन अभी तक पॉलिथीन पे रोक नहीं लगी। जब हमारे पूरे भारत में अच्छे अच्छे तो पॉलिथीन पे रोक नहीं लग सकती। जी, लगता है पूरब जी की नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत है। हम आगे आपके पास आते हैं केशव जी, और आपसे पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली की बात करें तो कचरे को डालने के लिए बहुत सारे कूड़ेदान मौजूद हैं, लेकिन जब मैं दिल्ली में सफ़र करती हूँ तो मैंने देखा है कूड़ेदान तो मौजूद हैं लेकिन कूड़ेदान उल्टे हैं, तो कचरा फेंके तो कहाँ फेंके, तो इसलिए सड़कों पर गंदगी फैलती है। अब इसका क्या किया जा सकता है? बड़ी कॉमन दिक्कत है, लेकिन दिक्कत बहुत बड़ी है क्योंकि इससे भी कचरा फैल रहा है। देखिए, ये बात तो सच है, लेकिन फिर वही बात वापस घूम के आती है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो एक पहले था, अब 3 है। जब से 3 हुए हैं तो अभी तक किसी का जो है ऑफिस तैयार नहीं हुआ है, किसी के पास बजट नहीं आया है, उनके पास ये बहाना है काम नहीं करने का। अव्वल तो जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनको ही ये सीधे सवाल उठाना चाहिए कि भाई अगर कोई कूड़ादान उल्टा है तो उसको सीधा कर दो और फिर वहाँ डाल दो कूड़ा उसमें। तीसरी चीज़ जो है कि कूड़ा सेग्रीगेट करके डालना चाहिए कि प्लास्टिक अलग होगा, शीशा अलग होगा, वो हम लोग अपने घर में खुद नहीं कर रहे हैं। जी। तो मेरा मानना यह है कि सब कुछ जो है एक नागरिक से शुरू होता है और फिर वो बढ़ के समाज और फिर देश पे जाता है। हमको ये लगता है कि ये इट शुड बी अदर वे राउंड, कि पहले सरकार कुछ करे तो फिर समाज कुछ करे, फिर मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। मुझे लगता है अगर हम लोग उल्टे ढंग से सोचना शुरू कर दें तो चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। सो डाउन टू टॉप हायरार्की, टॉप टू, हाँ,
स्टॉप इज अ बेटर वे। इज अ बेटर वे यू थिंक? ओके, सुशील कुमार है उत्तर प्रदेश से। सुशील जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्कार। बहुत बधाई आपको लीगल पॉइंट को, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम जो एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए एनवायरमेंट डे के ऊपर आपने दिया है। मेरा क्वेश्चन है, हमारे जगह पर, हम पवई हमीरपुर राट के पास है, इस जगह से बिलोंग करते हैं। हमारे आसपास छोटे छोटे तालाब थे, बचपन में हमने देखे हैं। वो सारे तालाब अतिक्रमण का शिकार हो गए, लोगों ने धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लिया। और एक बड़ा तालाब था, उस पर भी काफी हद तक उस पर अतिक्रमण कर लिया। तो हमारा सवाल है कि क्या हम एक सामान्य नागरिक के रूप में उस कब्जे को हटवाने के लिए कौन सी लीगल प्रक्रिया को अपना सकते हैं? दूसरा जी, ऋत्विक जी क्या कहना चाहते हैं? इसमें इम्पोर्टेंट है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसके अंतर्गत जितने भी तालाब है, कॉमन लैंड है, ये गोचर वगैरह है, इनके प्रोटेक्शन के लिए एक डिसीजन दिए थे, जिसके अंतर्गत जितने भी एनक्रोचमेंट वगैरह हैं ये कॉमन लैंड के ऊपर, उसमें स्पेसिफिकली पॉन्ड, वाटर बॉडी, वेटलैंड, इनको हटाने के लिए एक टाइम फ्रेम ये तो मेरे को इनका ये रिक्वेस्ट होगा कि पहले तो आरटीआई वगैरह फाइल करके सरकार से पता करे कि उसके लिए उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था या नहीं है, तो इस इलाके को जो इनके हैं उनको इंक्लूड किया है या नहीं है। अगर नहीं किया तो वो खुद डायरेक्टली कोर्ट के सामने जा सकते हैं, और ये जजमेंट के अंतर्गत स्पेशली कॉमन लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो रेवेन्यू लैंड में कुछ भी लिखा हो, अगर वो पॉन्ड है, तालाब है, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा है जस्टिस काटजू के। जी, चलिए राजीव पांडे उत्तर प्रदेश से फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने आपको बताया था ना हाईवेज के। जी राजीव जी बताएं। जी राजीव जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम। हेलो जी बताएं। हाँ, मेरा ये कहना है कि आप लोग सबसे पहले आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। जी, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं कि आज पर्यावरण दिवस के ऊपर में आप पूरे इंडिया को अवेयर करवा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण और कानून से। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। जी धन्यवाद राजीव जी, सवाल पूछिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे 2 प्रश्न है। नंबर 1 प्रश्न ये है कि आज से करीब 25 से 30 वर्ष पहले राजीव जी के साथ फिर से हमारा संपर्क टूट गया है। चंद्रभूषण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और ये पूछना चाहूँगी कि औद्योगिकरण की वजह से कई हमारे जो वन्य हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब विलुप्त हो रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, और कई गाँव से भी जो लोग हैं वो अपनी खेती बाड़ी छोड़कर शहर में आ रहे हैं, और शहर में पहले से ही जो समस्या है वो और बढ़ती जा रही हैं। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस प्रदूषण का क्या किया जाए? देखिए, औद्योगिकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अपने आप में खराब नहीं है। जी बिल्कुल। किसी भी देश को इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह से हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, अर्बनाइज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्री की ज़रूरत है। मुद्दा ये नहीं है कि इंडस्ट्री है, मुद्दा ये है कि इंडस्ट्री कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, और किस तरह से पर्यावरण के सुरक्षा के लिए वो इंडस्ट्री काम कर रहा है। आज के दिन में प्रॉब्लम ये है कि हम इंडस्ट्री बिना सोचे समझे लगा रहे हैं जहां लगना नहीं चाहिए। जी, अगर बहुत ही जैसे कि बहुत ही रिच फॉरेस्ट है, वहां पे हम और इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, माइनिंग की बात कर रहे हैं। जहां पे ट्राइबल्स हैं उनको हटा के हम, उनके गांव को हटा के हम इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। तो जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसके अंदर और जो लॉ है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो गया या फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जिसके कारण कि पर्यावरण को भी फर्क पड़ रहा है और लोगों को भी फर्क पड़ रहा है। आपको लगता है केशव जी क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और एक तो जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है वो आपको इतिहास में उसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि इतनी तेजी से लोग शहर में आ रहे हैं। लेकिन उस तेजी को आप संभाल सकते हैं अगर आपकी गवर्नेंस ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि एक चीज होती है फॉरवर्ड प्लानिंग। आप 5-5 साल की प्लानिंग करते हैं, शहर कभी 5 साल की प्लानिंग से नहीं तैयार, 25 साल की प्लानिंग चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप 25 साल की प्लानिंग करते हैं और आप स्टिक करते हैं कि सरकार कोई भी आएगी, प्लान वही चलता रहेगा, तो आप इस समस्या का बड़े आराम से निवारण कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। अनूप है उत्तर प्रदेश से। अनूप जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? अनूप जी, सवाल पूछिए। हाँ मैम, ये सवाल है हमारा जी कि कानून वगैरह तो सारी चीजें हम लोग बन गए देख रहे हैं जी,
को जन साधारण ने जन आदमियों को जागरूक करने के लिए, जैसे जल की कमी है जो वो खुद प्रभावित है, उसको जागरूक करने के लिए कौन कौन से कार्य हमारे देश में किए जा रहे हैं, हम इस दृष्टि से जानना चाहते हैं। और थोड़ी एक चीज ये भी है कि अगर आम आदमी अगर खुद जागरूक हो तो कितना प्रदूषण हम लोग जो हमारे जीवन में बचाया जा सकता है। बिल्कुल। हम छात्र हैं जागृति के, थोड़ा इससे रिलेटेड हैं, हम लोग पेपर भी दे रहे हैं, एक एनवायरमेंटल का अनिवार्य है, लेकिन मैम ये चीजें कितना फॉलो स्टूडेंट कर रहा है, कितने हमारे अध्यापक मतलब बोल देना टीवियों में यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल अनुप जी, आपके सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर एक व्यक्ति, अगर एक भी व्यक्ति पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कोई भी कदम उठाएगा तो मेरी मानिए ज़रूर आपको ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा और ज़रूर आप चेंज देखेंगे। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की और कैसे जो आप लाउड स्पीकर्स और तेज़ गाड़ियों में जो तेज़ म्यूज़िक सुनते हैं उससे कितना दुष्प्रभाव हो सकता है, ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। 4 5 6 पंजे 30। अरे वाह, दिमाग तो हवाई जहाज थे। हवाई जहाज नहीं, रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार नहीं होगी, खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। ये तो बड़ी दूर की सोची आपने। तू भी सोच, घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। लीगल पॉइंट में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कैसे कानून के जरिए हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। चंद्रभूषण जी, जो सुशील जी ने सवाल पूछा वाटर हार्वेस्टिंग का, कैसे हम वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए एक तो पानी को संजो सकते हैं और बाद में भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी की ऑलरेडी बहुत शॉर्टेज हो रही है। देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग हमारे ट्रेडिशन में रहा है हजारों साल से जी, लेकिन अब हम भूल रहे हैं और हमें उस चीज़ को दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत है। हम अपने घर पे वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, हम अपने कॉलोनी में वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, हम अपने शहर के लेवल में वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में 365 दिन में कुल 50 दिन ही बारिश होती है जी, और वही पानी को हमें बाकी जो 315 दिन है खर्च करना है। तो जो भूजल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वाटर रिजर्वायर है एक तरह से आप देखिए, और उसको हमें रिप्लेनिश करना है। क्योंकि हम वाटर हार्वेस्टिंग करना भूल गए हैं तो हमारी जो भूजल है वो बहुत तेजी से नीचे जा रही है। तो इंडिविजुअली भी, जैसे मैंने कहा, एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारे पास घर है तो हम उसमें वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिसके कारण भूजल भी बढ़ेगा और हमारे जो पानी की जो किल्लत है जी, वो भी कम होगी। तो पानी को ले लीजिए, वाटर हार्वेस्टिंग को, एनर्जी सेविंग हम खुद इंडिविजुअली कर सकते हैं। अपने घर में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो हम खुद सेग्रीगेट कर सकते हैं। बिल्कुल। वाटर की जो पानी का खपत है वो हम कम कर सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे हम पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जो सरकार नहीं कर सकती है जी। तो अगर सिविक सेंस, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाए तो पर्यावरण के जो बहुत सारे मुद्दे हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपको क्या लगता है केशव जी, पानी को बचाने के लिए एक आम इंसान को, एक व्यक्ति को, घर के एक व्यक्ति को क्या कदम उठाने चाहिए? बहुत सिंपल, आप जो है शेव करते समय नल खुला ना छोड़ें। बिल्कुल, बहुत एक छोटी सी चीज़ है। कुछ लोगों को मन होता है आधे घंटे 1 घंटा नहाने का, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आधे घंटे तक आप लगातार नहीं नहा सकते ना। वो एक तरीके का कृति है कि आप पानी के नीचे आधे घंटे तक क्यों खड़े हुए हैं, या बर्तन मांज रहे हैं और नल चला जा रहा है। ये हालांकि आपको बता दूं कि ये जो कंजम्पशन है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना और नहाना, ये इसका जो कंजम्पशन है ये हमारे पूरे वाटर कंजम्पशन का 10% ही है। लेकिन ये 10% इम्पॉर्टेंट 10% है, क्योंकि ये आप जनरली जमीन के नीचे से निकालते हैं, और जमीन के नीचे से निकालने वाले पानी को आप जितना कायदे से इस्तेमाल करें उतना ही ठीक है। मुझे याद है एक सज्जन, एक बार ईस्ट दिल्ली में उनका घर था। फर्स्ट टाइम वो घर में घुसे तो उनको बताया गया कि 24 घंटे आपको पानी मिलेगा। उनकी उम्र 50 साल थी। पहली बार उनकी ज़िंदगी में उनको लगा कि 24 घंटे पानी आएगा।
3 घंटे उन्होंने नल सिर्फ इसीलिए खोल के रखा, यह देखने के लिए कि लगातार पानी कैसे बहता है। आप ये नहीं कर सकते, ये करना भी नहीं चाहिए जी। अगर ये इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी बचाने लगे, बहुत आपको सेविंग हो जाएगी। बिल्कुल। गौतम जुड़ रहे हैं पटना से। गौतम जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग मैम। आई हैव 2 questions, so can I ask my 2 questions? जी गौतम, प्लीज आस्क। My first question is that, hello. Yes Gautam. The way corporate class of India depleting the natural resources of India, like forest and land, in very bad manner. Don't you think this is going to put very big risk factor for the Indian environment? Because and government also supporting to corporate class for depleting the natural resources of India. So I think government and corporate class having a good nexus for polluting our environment. And I am totally blaming this political class of India. And second question is that don't you think our modern lifestyle is also essential for polluting the environment, because we often use polythene bags, and we all know that polythene bags is very bad for the environment, right. And we also use very harmful thing in our. I think we as a human we are also responsible for this increasing pollution disaster. That's my question. Okay, चंद्रभूषण ने सरकार कितनी भागीदार है पर्यावरण को संरक्षण मुहैया कराने में? दूसरा, जो पॉलीथीन बैग्स हैं, जो प्लास्टिक बैग्स अब बैन हो गए हैं, क्या वो सच में बैन हो गए हैं पूरे राज्यों में, पूरे देश में, या फिर अभी भी उसको बैन करना बाकी है, और उससे कितने दुष्प्रभाव हो रहे हैं? देखिए, दूसरा सवाल मैं पहले जवाब दूंगा। सभी स्टेट्स में पॉलीथीन बैग बैन नहीं हुए हैं जी। कुछ जो हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ हुए हैं। दिल्ली में शायद बैन शुरू हो गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का काफी प्रॉब्लम रहता है जी। देखिए, अनलेस एंड अनटिल हम जो बेसिक जो इशू है उसको एड्रेस करेंगे, पॉलीथीन बैग इसलिए बिकता है क्योंकि वो लोगों को बहुत सहूलियत देती है और बहुत सस्ता है जी। जब तक हम उसको महंगा ना करेंगे, जब तक पुलिसिंग से कोई चीज बैन होने वाला नहीं है इस देश के अंदर, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। जहां तक दूसरा सवाल है कि सरकार ही पर्यावरण का विनाश कर रही है, सरकार के काफी ऐसे नीति हैं जो कि पर्यावरण के खिलाफ हैं। देश में एक तरफ पर्यावरण का नीति बनता है और दूसरी तरफ तो हमारे विकास के पॉलिसी में और हमेशा आगे चला जाता है और पर्यावरण पीछे रह जाता है। बिल्कुल ऋत्विक जी, जैसे ब्रेक से जाने से पहले मैंने ध्वनि प्रदूषण की बात करी। ध्वनि प्रदूषण से हो रहा है, लोगों को सुनने की शक्ति खत्म हो रही है। अभी भी युवा समझ नहीं रहे कि जिस तरीके से वो गाड़ियों में या बाइक्स पे तेज गाने सुनते हैं, वो कितना उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक हो सकता है। कानून मौजूद है, लेकिन फिर भी पुलिस के जरिए या सरकार के जरिए उन पर कोई पेनल्टी लग रही है कि नहीं लग रही? इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट हम लोग को अभी मिले थे अब 4 महीने पहले, जहां पर हमें पता चला कि मुंबई पुलिस में करीब से करीब 4,500 कार जो पेट्रोलिंग व्हीकल यूज कर रहे हैं, वो अपने में वो जो साइलेंस वो जो क्या बोलते हैं, साइलेंसर नहीं, दैट हॉर्न जो यूज कर रहे हैं इमरजेंसी के लिए जो यूज करते हैं, ऑल ऑफ देम आर इन एक्सेस ऑफ द पोल्यूशन नॉर्म्स। तो जिनको दिया गया अंडर द नॉइज पोल्यूशन रूल्स टू इम्प्लीमेंट इट, दे आर देमसेल्फ इक्विपमेंट्स विच आर इन एक्सेस ऑफ द नॉर्म्स। और इसको अगर हम देखें तो ये बहुत सीरियस इशू आता है नॉइज रूल्स के अंतर्गत, लाउड स्पीकर। और एक और आप अगर देखते हैं कि वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स इस तरह से, बट आज के दिन भी आप किसी भी ट्रक के पीछे जाते हैं, सब में लिखा रहता है हॉर्न प्लीज। इन दैट कंट्री जिसमें हम रह रहे हैं, वेयर नॉइज इज रिगार्डेड एज अ पॉजिटिव थिंग, मेरे को लगता है सबसे पहले तो ये जो हॉर्न प्लीज है, इसी को हमें अटैक करना चाहिए, बिकॉज इट क्रिएट्स अ आइडिया कि नॉइज इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। जी चलिए, नितिन जुड़ रहे हैं हरियाणा से। नितिन जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो सरकार अपनी तरफ से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वेस्टर्न घाट के ऊपर एक पॉलिसी बनाती है और एक कमेटी अपॉइंट करती है माधव गाडगिल जी के ऊपर, बट बाद में उसी कमेटी को काउंटर करने के लिए दूसरी कमेटी बिठा देती है, क्योंकि उनको पहले वाली
नहीं है, तो ऐसा दोगलापन क्यों? जी केशव जी, आप इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत दो बहुत ही विरोधाभासी चीज़ों के बीच में खड़ा हुआ है। एक तो उसको विकास करना ही करना है, क्योंकि 40 करोड़ लोग जिनके पास अभी भी बिजली नहीं है और 70 करोड़ लोग जो आज भी कंडे और उपले पर खाना बनाते हैं, उनको बिजली और पानी पहुंचाना है, अच्छे गैस पहुंचानी है और उनका जीवन स्तर बेहतर करना है। उसके लिए कुछ ना कुछ विकास तो होगा ही, लेकिन आपको विकास जिन जगहों पे करना है आप वहाँ न करके वो जगह ढूंढ रहे हैं जो एनवायरनमेंट हॉटस्पॉट जिन्हें आप कहते हैं, वो एक मुश्किल है। तो सरकार के अंदर हमेशा दो धड़े रहते हैं, एक जो कि जिसको कहते हैं ना बेलगाम विकास की बात करता है, और एक जो कि कहता है कि नहीं, पर्यावरण को आप साथ लेकर चलें, उसका विकास करें। जनरली आज तक ये देखा गया है जो बेलगाम विकास वाले हैं वही जीतते जा रहे हैं। ये उसका एक नमूना है, ऐसे कई नमूने और भी हैं, लेकिन ये एक आज का ताज़ा नमूना है आपके सामने। हाँ, ये हमेशा नहीं चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा तब तक काफ़ी नुकसान कर सकता है आपके लिए। आप ही इस सवाल का जवाब देना चाह रहे थे। सी वेस्टर्न घाट्स टास्क फोर्स जो माधव गाडगिल के कमेटी के रिपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और वो जो दैट वाज जयराम रमेश का आइडिया था कि कमेटी बने जो कि पूरे एरिया को, इको सेंसिटिव एरिया को मार्क करके जाए जी। उसके बाद जो कि ये रिपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग था, एंड आज के दिन में सिविल सोसाइटी ग्रुप और पब्लिक में, और इनफैक्ट माधव गाडगिल प्रोफेसर ने खुद ने लिखा है कि जो कस्तूररंगन कमेटी है, एसेंशियली पर्पस इसका बनने का एक ही था कि गाडगिल कमेटी रिपोर्ट को आप डाइल्यूट करें, ताकि वेस्टर्न घाट्स में ऑलरेडी आप अगर देखते हैं 200 से अधिक बांध बन चुके हैं, माइनिंग हो चुका है, उसमें और बढ़ावा देने के लिए। और इसका रूल ये रहा, और जिस तरह से चला है, जिस तरह से कमेटी बना है, जिस तरह से उन्होंने प्रोसीडिंग्स किए, और आखिरी तक जो रिकमेंडेशन है वो हमें पता था सब एज वेस्टर्न घाट्स, सेव द वेस्टर्न घाट्स मूवमेंट के तौर से कि इसका पर्पस है डाइल्यूशन का। और आज हम रिपोर्ट जब देखते हैं उसका एक ही रिजल्ट है कि वेस्टर्न घाट्स में हमें उसे इको सेंसिटिव नहीं डिक्लेयर करना है, और करेंगे भी तो ऐसे छोटे से जगह जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। लार्जर लैंडस्केप को हमें प्रोटेक्ट नहीं करना है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी ट्रेजिक इशू, बिकॉज आज से नहीं 2005 से वेस्टर्न घाट्स को बनाने के लिए 3 कमेटी ऐसे बन चुके हैं, और हम देखते हैं एक कमेटी और दूसरा कमेटी केवल एक ही रूल होता है, पहले वाले को डाइल्यूट करने के लिए। जी चलिए, रंजीत सिंह जुड़ रहे हैं पंजाब से। रंजीत जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी सत श्री अकाल मैडम जी। जी रंजीत जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मोबाइल टावर होते हैं हर शहर में लग रहे हैं, उससे बीमारियां बहुत सारी हो रही है जी। और इस बीमारी से क्योंकि सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि शहर में तो लगना नहीं चाहिए टावर, शहर से कहीं बाहर लगना चाहिए, और इससे बीमारी से कैसे हम बच सकते हैं, जो इसकी जो तरंगे आ रही हैं हमारी बॉडी पर, ये हमारा सवाल है। जी रंजीत जी, आपके सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, और आज हम बात कर रहे हैं कैसे छोटी छोटी आदतें बदलकर पर्यावरण को हम संरक्षित कर सकते हैं, और कानून तो आपके साथ है ही। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Like so many others, my mornings begin with a hot steaming cup of chai. It is this humble brew that's responsible for how 1 billion plus Indians begin their mornings day after day. I'm in the heart of India's best known tea growing region, and I'm going to take you on a journey to discover more about the life of chai. ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण कानून के बारे में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इस साल की थीम है भोजन की बर्बादी पर जोर दिया जा रहा है। चंद्रभूषण जी, रंजीत जी ने जो सवाल पूछा कि मोबाइल टावर से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो एक आम इंसान के स्वास्थ्य के लिए कितनी घातक साबित हो सकती हैं? देखिए, जो मोबाइल टावर के रेडिएशन इमर्जिंग साइंस है, आज से कुछ महीने पहले WHO ने इसको पॉसिबल कार्सिनोजन डिक्लेयर किया है जी। कि अगर आप मोबाइल से काफी एक्सपोज्ड हैं तो आपको कैंसर भी हो सकता है जी। उसके लिए हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉ के अंदर हमने मोबाइल टावर के स्टैंडर्ड सेट किए हैं, और स्टैंडर्ड हमने बनाए हैं जी। जो आज हमारे जो स्टैंडर्ड हैं वो ग्लोबल बेस्ट स्टैंडर्ड नहीं है,
और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है कि हर एक म्यूनसिपैलिटी अपना गाइडलाइन लेके आती है कि कहाँ पे मोबाइल टावर लगेगा, और उस गाइडलाइन का बहुत मेजर वायलेशन हो रहा है। जैसे कि हॉस्पिटल के ऊपर, स्कूल के ऊपर, घरों के ऊपर मोबाइल टावर नहीं लगना चाहिए। चंद्रभूषण जी, यहाँ मैं आपको एक पल के लिए रोकना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी, जो मेरे जहन में आ रहा है, क्या मोबाइल टावर लगाना जरूरी है घरों के पास, या उसे दूर लगा के भी काम चलाया जा सकता है? घरों के पास दूर लगा के भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन आज के दिन में जिस तरह से तेजी से शहरीकरण हुई है, तो बहुत जगह ऐसे होंगे जहां पे कि आपको घर के पास नहीं, लेकिन घर के ऊपर नहीं, लेकिन आसपास मोबाइल टावर लगाने होंगे। अगर आप घर के ऊपर मोबाइल टावर लगाना चाहते हैं, अगर अलाउ करना चाहते हैं, तो आपके जो आज के जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं उसको कम से कम 100 गुना स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आजकल जो हमारा स्टैंडर्ड है वो काफी लैक्स है, उसको 100 गुना स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और बहुत रेगुलेट करके मोबाइल, आज के दिन में मोबाइल टावर से लगाने से म्युनिसिपैलिटी भी पैसा कमाती है जी, घर वाले भी पैसा कमाते हैं। तो हमें जो रेगुलेशन है मोबाइल टावर का, उसको बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना पड़ेगा, और जो इलीगल हैं, सेंसिटिव लोकेशन पे हैं, उनको वहां से हटाने की जरूरत है। जी चलिए, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, राम नरेश जी हैं, ये हरियाणा से। राम नरेश जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैडम नमस्कार जी, सभी को नमस्कार जी। नमस्कार राम नरेश जी, सवाल पूछिए। मैडम मैं बेसिकली आर्मी रिटायर हूँ और मैं भी गांव में अपने में हरियाणा में जी। तो मैं जब हम बच्चे थे तब देखते थे कि हर आदमी पेड़ लगाते थे। मैंने फौज में पेड़ लगवाए हैं हर यूनिट में, और पेड़ को बढ़ाए ऊपर तक डाले दिया जी, लेकिन अभी लगाते हैं उसको उखाड़ देते हैं। कोई मोटिवेशन नहीं मैडम कि कोई कम से कम जो है हर आदमी को एक दिमाग बैठाओगी, एक पेड़ अपने जीवन में पक्का लगाए। जी बिल्कुल राम नरेश जी, हम भी यही चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो हर एक व्यक्ति से अपील है कि हर एक व्यक्ति एक गमला ज़रूर अपने घर के आसपास लगाए या पौधा लगाए, और उसकी देखभाल लंबे समय तक तो एटलीस्ट करे ही। केशव जी, वन संरक्षण की बात करते हैं और वनों की विस्तार की बात करते हैं, सरकार की क्या नीतियां मौजूद हैं? और फिर ऋत्विक जी के पास मैं आना चाहूँगी कि हमारे पास वनों के विस्तार और संरक्षण के लिए क्या कानून मौजूद है? देखिए 1986 तक तो सरकार का जंगल के बारे में जो कुछ लिखत पढ़त होती थी वो काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक थी जी। तो उसमें था कि 71% भारत के जो है इलाका वो जंगल वाला इलाका है, कोई उसका प्रूफ नहीं था। जब आपने सैटेलाइट से इस्तेमाल करना शुरू किया, सैटेलाइट की इमेजिंग आई, एक्चुअल आपने काम शुरू किया, तो पता लगा 23% है आपका जंगल। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि पुराने आपका जितना इतिहास है, आपकी संस्कृति है, संरक्षण और जंगल के संरक्षण को उन्होंने धर्म से जोड़ के बचाने की कोशिश करी। इसीलिए पीपल का पेड़ जो है काटने पे उन्होंने इस तरह से उन्होंने उसको बचाया। बुंदेलखंड में एक छोटी सी प्रथा चलती थी कि तालाब और जो बाग होता था गांव का, उसकी शादी करा दी जाती थी जी। और गांव को 2 भागों में बांट दिया जाता था। आधा गांव जो था वो तालाब की तरफ से होता था और आधा बाग की तरफ से, और दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हुआ क्या है कि हम जब से शहर में पहुंचे तो अपनी ट्रेडिशन को भूल गए और नई ट्रेडिशन अपना नहीं पाए। हम उस अभी ट्रांजिशन में हैं जी। सरकार, चूंकि हम ही लोग सरकार में पहुंच रहे हैं, वही ट्रांजिशन आपको सरकार में दिखाई देता है कि जंगल बचाने भी हैं लेकिन जंगल कट भी रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो कि टिम्बर के चारों तरफ जुड़ी हुई है। आप ओवरनाइट उसको खत्म भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एफॉरेस्टेशन के कुछ कोशिशें हुई हैं और बड़ी पॉजिटिव कोशिश हुई हैं, सकारात्मक कोशिशें हुई हैं। ऋत्विक जी, अब आप बताएं कि वनों के विस्तार और संरक्षण के लिए क्या कानून मौजूद है? सबसे पहले तो हमारे पास है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जी। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत अगर आप कोई भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज करने चाहते हैं तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो एक तरह से स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में आना है। पर अगर आप देखते हैं जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, हमने लास्ट 1 ईयर के आंकड़े को देखे थे कि किस तरह से अप्रूवल दिया गया है, और जो हमारे पास फिगर आया है कि हर दिन लगभग जो आ रहा है 135 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड लीगली डाइवर्ट हो रहे हैं इंडिया से। और लीगली, मैं इलीगल को नहीं देख रहा हूं, और ये भी जो है केवल आंकड़े उनका है जो 40 हेक्टेयर्स एंड अबव का है, बिलो 40 हेक्टेयर्स रीजनल ऑफिस से क्लियर किया जाता है। तो अगर आप देखते हैं आज के दिन के हिसाब से इंडिया में आज के 135 से मैं अगर
और ज़्यादा बिलो 40 को लूँ, करीब 200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड इंडिया में माइनिंग, डैम्स, हाईवेज, रोड्स, सब कुछ आज हम जो करने चाहते हैं केवल फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जाना है। एक प्रोजेक्ट तिपाईमुख प्रोजेक्ट जो मणिपुर में अप्रूव अभी में, एक ही हाइडल पावर प्रोजेक्ट में 80 लाख पेड़ कट रहे हैं। और आज तक जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत भी है और सबके अंदर कि हम नेचुरल फॉरेस्ट को रिक्रिएट नहीं कर सकते। हम पेड़ लगा सकते हैं पर नेचुरल फॉरेस्ट अलोंग विथ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी को दोबारा से रिक्रिएट नहीं। एक बार जंगल साफ होता है और परमानेंट है, और आज इंडिया में बहुत ज्यादा जंगल जा रहे हैं और इसको हम जब तक नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे तब तक हमारे पास एक सामने में एक इकोलॉजिकल क्राइसिस आने वाला है। बिकॉज फॉरेस्ट के साथ रिवर जुड़े हुए हैं और फॉरेस्ट के साथ एयर क्वालिटी भी जुड़े हुए हैं, सबके क्रिटिकल एस्पेक्ट उसी में, और साथ में लोग जुड़े हुए हैं। इतने सारे आदिवासी हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो उनके सबके लाइवलीहुड फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है और उसके लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत सीरियस इश्यूज है। जी, जैसे वनों के साथ इन्होंने नदियों की भी बात की, नदियों पर भी काफी असर पहुंचा है, के लिए भी कई नियम कानून लाए गए हैं, उसमें से गंगा एक्शन प्लान भी एक है और काफी खर्चा, करोड़ों का खर्चा उस पर किया गया है। आपको क्या लगता है चंद्रभूषण जी, क्या कोई असर देखने को मिला है? देखिए, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, नेशनल रिवर एक्शन प्लान जो पिछले कुछ 2 या 3 दशक से चल रहे हैं, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। वो एक तरह से देखिए कैचअप गेम खेल रहे हैं जी। हमारा ये है कि हम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे तो नदी जो है हमारी साफ हो जाएगी, वो नहीं है। हमें नदी का जो है वो एक तरह से रीजनल प्लान बनाने की जरूरत है कि नदी में कितना पानी रहेगा जी, नदी से हम कितना पानी निकालेंगे, और जो पानी जो गंदा पानी है वो किस तरह नदी के अंदर जाएगा। तो एक जो रीजनल पर्सपेक्टिव है जिसको कहते हैं वाटरशेड जो पर्सपेक्टिव है नदी का जी, वो हमारे देश में अब तक हम उसको डेवलप नहीं कर पाए हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि दिल्ली में आज के दिन में 40% जो पूरे देश का जो सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो दिल्ली के अंदर है। फिर भी आप यमुना का जो हाल है आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो जो हार्डवेयर सोल्यूशन हम सोचते आए हैं गंगा और यमुना एक्शन प्लान से, उससे नदियां साफ नहीं होंगी। हमें एक बड़ा होलिस्टिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, तभी हमारी नदियां रहेंगी। बिल्कुल। केशव जी, वक्त हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब हर व्यक्ति को अगर पर्यावरण को बचाना है तो उसे क्या नियम अपनाने चाहिए? ये तो गागर में सागर वाली बात है लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी ज़रूरत है उतना लो, और रहा है कि आउट ऑफ द वे जाके आप एनवायरनमेंट को हर्ट ना करें, वही बेसिक चीज़ है। जो ज़रूरतें ज़रूर पूरा करें, लेकिन ज़रूरत और लालच के बीच का जो फ़र्क है उसको बस बरकरार रखें। बिल्कुल। ऋत्विक जी, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? कानून में बदलाव की ज़रूरत है या जो कानून है उस पे सही से पालन करने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से दोनों ही जरूरी है। बिल्कुल। बहुत सारे कानून आउटडेटेड है, उसको हमें आज के रियलिटीज़ को देखते हुए उनको और बेटर करना है, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन करने का कैपेसिटी भी बढ़ाना है, ताकि और फाइनल जो टॉप लेवल पॉलिटिकल लीडरशिप है, कॉर्पोरेट लीडरशिप है, उनको एनवायरनमेंट के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा। बिल्कुल। चंद्रभूषण जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आखिरी में कोई आम जनता को एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम निभाएं, अपनी तरफ से पर्यावरण की सुरक्षा की बात करें, कंजम्पशन कम करें, पानी कम खर्च करें, बिजली कम खर्च करें, और हम जो कर सकते हैं अगर वो करें तो बहुत जो पर्यावरण के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, साल के एक दिन यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम गमला या पौधा लगाकर अपना कर्तव्य पूरा समझकर खुश और संतुष्ट हो जाते हैं, और बाकी के 364 दिन हम पर्यावरण को दूषित करते हैं, पानी की बर्बादी करके, बिजली का बेफजूल इस्तेमाल करके, सड़कों पर गंदगी फैलाकर, रेड लाइट पर चलती गाड़ी छोड़कर। क्यों ना हर रोज पर्यावरण दिवस मनाएं और अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ये जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि बदलाव जरूर आपको दिखेगा। इसी नोट के साथ मैं कार्यक्रम समाप्त करना चाहूँगी और आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ अभी भी जुड़ सकते हैं। आप हमें लिख सकते हैं, हमारा पता आप नोट कर लीजिए, लीगल पॉइंट
लोकसभा टीवी FB 116 पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली 110001। आप हमसे ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं legalpoint.lstv@gmail.com पर हमें ज़रूर ईमेल करिए। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी और कानूनी विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लीगल पॉइंट, देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर एमपी में, हमारा शो जिसमें हम आपको मिलवाते हैं आपके नेताओं से, उन सांसदों से जिनको आपने चुनकर भेजा है इस 15वीं लोकसभा में। हमारे आज के मेहमान का लोकसभा में ये पहला कार्यकाल है, लेकिन उससे पहले वे 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। हम आज बात करेंगे जालंधर पंजाब से हमारे सांसद श्री मोहिंदर सिंह केपी से। केपी जी, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके पिताजी विधायक थे 5 बार पंजाब विधानसभा में। कैसे आपकी व्यक्तिगत शुरुआत हुई राजनीति में? जैसे आपने कहा कि हमारी फैमिली में हमारे पिताजी वो पंजाब विधानसभा में रहे और उन्होंने बहुत मेहनत करके राजनीति में अपना को एक मकाम हासिल किया और उसके बाद फिर 85 में मैं पॉलिटिक्स में आ गया और 85 में उसके बाद 92 में 2002 में एमएलए बने, पंजाब में मिनिस्टर बने और उसके बाद पीसीसी के अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला। तो एक राजनीतिक परिवार से होने के नाते पिछोकड़ जो हमारा राजनीतिक था, तो इसलिए हम ज़्यादा राजनीति में फैमिली की वजह से, जो हमारे फादर ने हमारे पार्टी के लिए कुर्बानी की है, तो उनकी वजह से हम राजनीति में काम कर रहे हैं। कई बार लोगों का ये कहना होता है एक डायनेस्टिक रूल शुरू होता है जब एक परिवार से कई लोग राजनीति में आते हैं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जो वोटर्स हैं, एक इलेक्टोरेट हैं, वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति को वोट करें जो राजनीति की समझ रखता है या हमारा काम करा सकता है। कितना सत्य है इस बात में और कितना तो एक तरह से स्लोगनियरिंग करते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके, उनकी बात में कितना सत्य है? नहीं, लोग जितना मर्जी कहते रहे, लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने वोट डाल के बनाना होता है, लोगों ने अपना नुमाइंदा चुनना होता है, एमएलए चुने, एमपी चुने। तो जो लोग जिन लोगों को पसंद करते हैं, जिस राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं, उसके जो कैंडिडेट को पसंद करते हैं, तो उसी को वोट डालते हैं लोग। तो उसमें परिवार से जुड़े होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है लोगों की जो अपनी उनकी इच्छा होती है कि हमने फलानी पार्टी को जिताना है, फलानी पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। जब लोग वोट देने जाते हैं तो क्या वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि इनके पिताजी बड़े अच्छे विधायक थे या बहुत अच्छा काम किया इसलिए हम इनको वोट देंगे? नहीं, नेचुरली फैमिली बैकग्राउंड जो होती है, लोगों को होता है कि इस परिवार ने देश के लिए काम किया, देश के लिए कुर्बानी दी है, तो ये भी होता है, पार्टी का भी होता है, कैंडिडेट का भी होता है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे परिवार ने कांग्रेस पार्टी के लिए किया, देश के लिए किया, उसका भी लोगों में एक जरूर रिस्पेक्ट होती है। आपने 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2 बार आप हारे। क्या वजह थी कि आप वो चुनाव नहीं जीत पाए 2 बार? नहीं, वो तो कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, जबकि पंजाब में कभी अकाली दल की गवर्नमेंट बन गई, कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, तो लोगों की होती है, लोगों को जो अच्छा लगता है, जो पार्टी अच्छी लगती है, जैसे मैंने पहले कहा, तो लोग उन्हीं को चुनते हैं। जब वो हमें चुनते हैं तो जब हमें नहीं चुनते तभी उनकी पसंद होती है। कैसे बदलती रहती है लोगों की पसंद, खासतौर से जब हम कई प्रदेशों में देखते हैं कि एक सरकार आती है एक पार्टी की, उसके बाद दूसरी, ऑल्टरनेट एक तरह से प्रोसेस चलता रहता है। पंजाब में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। नहीं, ऐसा है ना कि कुछ परसेंटेज तो लोगों की फिक्स होती है जो कांग्रेस को वोट डालते हैं, कुछ अकाली दल को वोट डालते हैं, कुछ दूसरी पार्टी वो एक तरह से लॉयल, वो तो लॉयल होते हैं, लेकिन कुछ वो परसेंटेज होती है फ्लोटिंग वोट होती है, जो हर बार फ्लोट करती है, वो कोई 4-5% वोट होती है। वो अगर कांग्रेस के हक में स्विंग करे तो कांग्रेस जीत जाती है, अगर कांग्रेस के अगेंस्ट जाए तो कांग्रेस में के उल्ट जो उसमें फैसला हो जाता है। तो जो असली जो फैसला जो लोग करने वाले होते हैं वो फ्लोटिंग वोट होती है। और इन फ्लोटिंग वोटर्स को कन्विंस करना कितना आसान या कितना मुश्किल? नहीं, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि नहीं, उसके बड़े रीज़न है, क्योंकि अर्बनाइजेशन होती है, मिडिल क्लास से लोग सेमी मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ जाते हैं, नीचे से सेमी मिडिल क्लास में आ जाते हैं, वो टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनका अपना नज़रिया होता है। तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि आप
लेकिन वो अल्टीमेटली वही डिसाइड करते हैं जो उनका मन बन जाता है। आजकल का दौर जो एक तरह से इंफॉर्मेशन एज कहलाता है, लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत कनेक्टेड हैं, इन्फॉर्मेटिव है लोग, उनके पास सभी जानकारी होती है, कंप्यूटर का युग है, सभी चीजों लेकिन इसका एक तरह से कहीं कहीं दुरुपयोग भी होता है, खासतौर से जब किसी का पब्लिक इमेज मलाइन करनी हो या किसी के अगेंस्ट मोटिवेटेड केसेस लगाने हो। नहीं हो सकता है, लेकिन चॉइस होती है लोगों ने। लेकिन लोगों का रुझान खासतौर से जो फ्लोटिंग वोटर्स का जो रुझान है ना, वो आम तौर पर वो जो पावर होती है उसके ज्यादा अगेंस्ट जाता है, कि जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी वेव भी कह सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी वोट कह सकते हैं। तो उस वजह से भी कुछ वोट जो है इधर उधर होते हैं, तो पार्टी हार जाती है। तो क्रूशियल होता है पार्टीज के लिए इस फ्लोटिंग वोटर्स। कई बार कई ऐसे समीकरण बन जाते हैं जो एक इक्वेशन को, वो तो कभी कभी मौके पर ऐसे बनते हैं कि वो ऐसे इक्वेशन बन जाते हैं जिससे वो पार्टी या एक कैंडिडेट का नुकसान होता है। जी, केपी जी, आपके लिए कहा जाता है कि आप एक रिलक्टेंट एंट्रेंट थे नेशनल लेवल, आप नहीं आना चाहते थे, आप काफ़ी खुश थे स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में, क्यों, क्या वजह थी इसकी? नहीं, स्टेट में क्योंकि राजनीतिक कैरियर स्टेट में बना है, तो इसलिए ज़्यादा रुझान जो है वो स्टेट की सर्विस करने का था। लेकिन क्योंकि जब अभी पिछले सालों में जो डिलिमिटेशन हुआ, तो डिलिमिटेशन होने से हमारे जो जलंधर का जो संसदीय क्षेत्र लोकसभा का जलंधर है वो रिजर्व हो गया। पहले ये जनरल होता था, बड़े बड़े लोग यहाँ से चुन के आए हैं। हमारे क्षेत्र से सरदार स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री रहे हैं, हमारे क्षेत्र से इंद्र कुमार गुजराल जी पहले विदेश मंत्री, बाद में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो वो एक जो क्षेत्र है वो रिजर्व होने के कारण फिर मेरे को, क्योंकि मैं पंजाब में उस वक्त पीसीसी प्रेसिडेंट भी था, तो इसलिए तो पार्टी ने हुक्म किया कि आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ो। हम लड़े, लोगों ने जिता दिया। कैसा अनुभव था आपका लोकसभा का इलेक्शन लड़ने का? क्या क्या फर्क चीज़ें देखने को मिली? देखिए, एक राजनीति में चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा को, मुद्दे तकरीबन वही रहते हैं। जैसे गांव में जाना, पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, वो आप कोई भी इलेक्शन लड़ो वो मुद्दे वहाँ रहते हैं। लेकिन जो नेशनल है, इसमें एक बड़ा बहुत दायरा बहुत बड़ा होता है, सारे देश के लोग आते हैं, तो उसमें एक कुदरती तौर पर एक आदमी का जो नज़रिया है वो थोड़ा बढ़ता है। कैसा अनुभव रहा है अभी तक का संसद का आपका? पहली बार फर्स्ट टाइम एमपी हैं, पहली बार चुनकर संसद? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे होते हैं, सोनिया जी बैठे होते हैं, इतने बड़े लीडर बैठते हैं, और हमें सौभाग्य है कि हम उन लीडरों के साथ लोकसभा में बैठते हैं। और जो देश के मुद्दे हैं वो लोकसभा में या सेंट्रल पॉलिटिक्स जो हल करती है, जो लोकल रीजनल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो पॉलिटिक्स में इंसान आता है तो उसमें नज़रिया जो है वो नेशनल होता है। देश में क्या होने जा रहा है, देश की क्या प्रॉब्लम है, देश के लोगों को क्या चाहिए, युवा को क्या चाहिए, दलित वर्ग को क्या चाहिए, किसान को क्या चाहिए, वो सारी नेशनल पॉलिसीज़ है वो यहाँ दिल्ली में बैठ के यहाँ पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं, और उसको क्रियान्वित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना योगदान डालती है। लेकिन यही जो काम है संसद का, पार्लियामेंट का बिल पास करने का या बहस करने का, वो इस 15वीं लोकसभा में देखा गया है कि वो इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा। कई लोग ये कहते हैं कि ये सबसे लीस्ट फंक्शनल लोकसभा रही है। ऐसी लोकसभा के आप एक मेंबर हैं, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत? नहीं, इस बातों से इन बातों से निराशा होती है। नए एंट्रेंट होते हैं, नए आते हैं, उनको इस बात की निराशा होती है कि हमने बड़े सपने लेके देश के आए थे, लेकिन विपक्ष जो है वो पार्लियामेंट चलने नहीं देता, लोकसभा चलने नहीं दे रहा, और उससे करते हैं कि कल को हम ये क्वेश्चन डालेंगे, जो डाला हुआ है वो लगेगा नहीं, 0 आवर नहीं चलेगा। कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं जो आप क्वेश्चन आवर में उठा सकते हैं, 0 आवर में उठा सकते हैं, बाकी बड़े मुद्दे होते हैं जो आप बिल्स पे बहस करते हैं। तो वो तो मौका बहुत कम मिला है इस बार, तो इसलिए क्या होती है कि एक नए जो आते हैं उनके लिए ये प्रोडक्टिव सवाल नहीं है। जैसा आपने बताया, जो विपक्ष में है फर्स्ट टाइम एमपी, उनका भी यही कहना है कि वो भी अपने मुद्दे नहीं उठा सकते। तो क्या एक फर्स्ट टाइम एमपीज का एक गुट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है या करी है?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी अपनी अपनी पार्टी लाइन के अंदर काम करते हैं। जो विपक्ष के हैं वो भी अपनी पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार ही काम करेंगे, हम भी अपने दिशा निर्देश अनुसार काम करेंगे। तो जो उनका पार्टी का विप होता है या जो उनके पार्टी का दायरा होता है, तो उसी में उन्होंने रह के काम करना होता है, वो दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, पब्लिक फोरम पे जरूर हम कह सकते हैं कि अगर हमको इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि शायद पार्टी पॉलिटिक्स में ये संभव नहीं है। ये जो डिस्ट्रप्शंस और जर्नमेंट्स का जो एक तरीका अख्तियार करती है विपक्ष, वो उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जो दिया जाता है वो आपकी ही पार्टी को दिया जाता है कि जब वो विपक्ष में का सिलसिला शुरू किया है जहाँ पे वॉकआउट या अडजर्नमेंट या जो कार्रवाई है न चलने देने की प्रथा शुरू वहीं से होती है, उसका क्या, उसके पक्ष में क्या कहेंगे? नहीं, प्रथा तो देखिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री, प्रजातांत्रिक पार्लियामेंट है, तो ये चीज़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। आप वॉकआउट कर सकते हैं, आप नहीं भी जा सकते, आप डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, तो ये तो एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में मैं समझता हूँ कि पहले शायद कम इंटरप्शन होती थी, अब उसमें ज़्यादा होने शुरू हो गई। तो इसके लिए कुछ ना कुछ सुझाव मेरा ख्याल बड़ी पार्टियों को, लीडर्स को बैठ के मिलके करना चाहिए कि इतना टाइम अगर हम वेस्ट करते हैं, इसे कम से कम नए जो सदस्य आए हैं उनको टाइम मिल जाए, वो अपनी बात अपने इलाके लेकिन अपनी पार्टी ही के किसी फोरम में क्या आपको ये कहने का मौका मिलता है फर्स्ट टाइम एमपीज को कि हम भी कुछ बोलना चाहते हैं संसद में लेकिन हमें मौका नहीं मिल पाता? नहीं, उसमें तो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो वही आता कि विपक्ष इसको नहीं चलने दे रहा। तो अब सत्ता और जो विपक्ष है ये दो ही है, तो अगर यहाँ तो सभी बैठ के इसका फैसला बड़े लीडर करेंगे, अगर नहीं है तो क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, पहले भी चलती रही हैं, आगे भी चलती रही हैं। और इससे मेरे को लगता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ सोच विचार जरूर होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रतिबंध। लेकिन एक अहम जो फर्क था पहले और आज के समय में वो ये है कि इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी पहले, आज लोग इतना वेल कनेक्टेड थे नहीं, हेडलाइंस और जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू। तो ऐसे दौर में जिसको हम इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, क्या वो चीज़ें कर सकता है पॉलिटिकल क्लास, जो राजनीतिज्ञों का वर्ग है, वो क्या कर सकता है बदलाव? नहीं, उसमें बड़ा देखिए मीडिया है, दूरदर्शन है, दूसरे चैनल हैं, ये लाइव कवरेज होती है लोकसभा की, राज्यसभा की, तो जब नहीं चलती है तो उसमें लोगों में निराशा होती है। अदरवाइज भी आप इंटरनेट पे कहीं भी देख सकते हैं कि अपने मेंबर पार्लियामेंट की क्या परफॉर्मेंस है, कितनी बार बोला, कितनी बार नहीं बोला, तो सभी डाटा आज अवेलेबल है। तो उसके बाद इसके तभी तो थोड़ी निराशा होती है कि सभी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद भी ये डिसरप्शन होती है, जिससे हम जैसे लोगों को निराशा होती है। केपी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस समय हम। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम अपने सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सरला, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान जरूर शुरू करा देना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम बच्चे को बीमारियों से दूर रखता है और विटामिन ए व प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में देता है। और हाँ, शिशु को पहले 6 महीने केवल अपना दूध ही पिलाना, उसके अलावा और कुछ भी न देना। याद रखें, 6 महीने की आयु तक माँ का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम और संपूर्ण पोषण होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जालंधर पंजाब से हमारे सांसद श्री मोहिंदर सिंह केपी से। केपी जी, एक जाना माना क्षेत्र है जहाँ पे लेदर गुड्स का काफ़ी काम होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का काफ़ी काम होता है। क्या खास चुनौतियाँ हैं ऐसे क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करने में? देखो, हमारा जालंधर जो है एक पंजाब में बड़ा हिस्टोरिक हमारी सिटी है, उसमें बहुत सारा मीडिया वहाँ है, सारी अखबारें वहाँ से छपती है, दूरदर्शन है, उसके अलावा बिजनेस बड़ा है वहाँ, एनआरई लोग बहुत रहते हैं वहाँ, विदेशों में रहते हैं, वहाँ से लोग गए हुए हैं, उन्होंने अपने घर वगैरह सारा कुछ वहाँ बनाया हुआ है। जो इतना वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पिछले सालों में हुआ, वो जब हमारे पंजाब में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी उस टाइम काफ़ी इंसेंटिव मिले उसमें। अब टॉनिक इंट्रोड्यूस होने के बाद जी जो वैट की जो लगाना, वैट को लगाना, कितने % लगाना, थोड़ा हमारे पंजाब में जो जालंधर में ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स गुड्स है उसको बड़ा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वहाँ वैट हमारे ज़्यादा है। ये एक मेरठ है यूपी में, वहाँ भी स्पोर्ट्स गुड्स बनती है, वहाँ वैट कम है।
तो उसकी वजह से अभी थोड़ा वहाँ हमारे एजिटेशन भी चल रही है, लोगों में ये इस बात का रोष है कि स्टेट गवर्नमेंट वैट को ठीक नहीं कर रही है। उसके अलावा हमारे स्पोर्ट्स गुड्स के अलावा हमारे लेदर जो चमड़ा है, चमड़े की मेन मार्केट है वहाँ, हैंड टूल्स है वो बड़ी तादाद में बाहर फॉरेन एक्सपोर्ट हो रहा है, और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है जहाँ हैंड टूल्स वो बनता है। तो ये है हमारे जलंधर में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एनआरआईज जो हैं, विदेशों में लोग रहते हैं, बहुत सारा पैसा वहाँ से आके वहाँ इन्वेस्ट लोग करते हैं। तो एक सेमी अर्बन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसमें तरह तरह के लोग जो है वो गांव में भी, छोटे स्मॉल टाउन्स में भी, जितने भी एडजॉइनिंग स्टेट है, और उसके अलावा जो जलंधर मेन हमारा सिटी है उसमें बसे हुए हैं। जलंधर के बारे में अभी आपने बताया कि वहाँ पे एनआरआईज का काफ़ी मात्रा में एनआरआईज हैं, और वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट है, पैसा भेजते हैं, उस तरह से वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी अच्छी है। जलंधर के मॉडल को और जगह रेप्लिकेट किया जा सकता है और कंस्टिट्यूंसीज में रेप्लिकेट किया जा सकता है, या सिर्फ वो जलंधर वासियों की एक खासियत है जो वहाँ पे झलकती है? नहीं, मेरे हिसाब से और कहीं नहीं रेप्लिकेट हो सकता। उसकी वजह है कि जो लोग अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, वतन से प्यार करते हैं, अपने गांव से प्यार करते हैं, वो तो वहीं आएंगे जहां उनकी मिट्टी है, जहां उनका गांव है, जहां उनका बचपन बीता है। लेकिन उसको अगर आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, कोई एनआरआई हब बनती है तो वहाँ एक जैसे SEZ बनते हैं, वो एनआरआईज के बने, तो वहाँ तो वो हो सकता है। लेकिन क्योंकि जलंधर एक सेंट्रल स्टेट, हमारी पंजाब का एक सेंट्रल पॉइंट है, और वहाँ हमारा पानी अच्छा है, हमारे आबो हवा अच्छी है, वहाँ सिस्टम अच्छा है, तो इसलिए वहाँ जलंधर के लोग नेचुरली वो जलंधर को प्रेफर करते हैं। क्या वजह है कि इतने लोग पंजाब से, ख़ासतौर से जलंधर भी उसमें इंक्लूडेड है, बाहर जाते हैं नौकरी की तलाश में, यूरोप की तरफ या अमेरिका की तरफ या खाड़ी के देशों की तरफ? हमारे पंजाब में जलंधर में ख़ास तौर पे जो दुआबा एरिया है, वहाँ जो लैंड होल्डिंग बड़ी कम थी, बहुत थोड़ी थोड़ी लोगों की ज़मीनें थी, तो लोगों ने काम के लिए बाहर विदेशों में जाना शुरू कर दिया। हमारे वहाँ फ़ौज में बहुत तादाद में थे, जब ब्रिटिशर बाहर ये इंडिया छोड़ के गए हैं तो उन्होंने वाउचर सिस्टम से वहाँ लोगों को मंगवाया, तो एक बार चले गए तो फिर उसके भी उन्होंने अपने फैमिली को बुला लिया, अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, तो एक कड़ी लंबी चलती रही, अभी तक वो चल रही है। अब कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, खाड़ी के देशों में बहुत सारे लोग हैं वो हमारे वहाँ बसे हुए हैं। आपने अभी अपने अनुभव के बारे में बात की संसद में, क्या आप बदला हुआ देखना चाहेंगे आने वाली लोकसभा में या आने वाली लोकसभाओं में? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि एक तो लोकसभा प्रॉपर चले और उसमें सभी जितने भी सदस्य चुन के आते हैं जी, मैंडेटरी हो गए, उनको मतलब टाइम 10 मिनट 15 मिनट देना हो, तो इससे मैं समझता हूँ कि एक पुख्ता अगर ऐसा कोई बनता है सभी पार्टियों से, नए जो आते हैं लोग, उनके लिए फ़ायदा होता है। अपने इलाके की बात वो है, वो संसद में बड़ी जोर से उठा सकते हैं। तो ऐसा अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें आने वाले न्यू एंट्रेंट्स को बड़ा लाभ होगा। जी, जो यूथ है, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम कहते हैं, वो उसका काफ़ी मोह भंग हुआ है राजनीति से, उसकी आस्था कम हो गई है राजनीति में, ख़ासतौर से जो शहरों में देखा जाता है। आपके व्यक्तिगत अनुभव में ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, वो जो लोग देखते हैं, अगर संसद नहीं चलती है तो लोग देखते हैं भी आज भी नहीं संसद चली, क्यों नहीं चली, इसका क्या कारण है, तो नेचुरली उनके मनों में आएगा कि देखिए जी हमारे सांसद हैं, वो वहाँ अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो अल्टीमेटली तो जो एक सिस्टम है अगर ठीक हो जाता है तो यूथ भी देखता है, सभी लोग देखते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन। लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है संसद इसलिए नहीं चलती क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे जो वो उठाते हैं उसके लिए उनको बोलने का समय नहीं दिया जाता, और भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है जो यूथ है या यंग सेगमेंट है सोसाइटी का, उसके सामने। नहीं, भ्रष्टाचार तो अगर है हमारे देश में, सभी देश भी भ्रष्टाचार है, इसको कोई कह नहीं सकता कि हमारे कंट्री में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन वो उसके मुद्दे तो डिस्कस हो सकते हैं। अब डिसरप्शन होती है, क्वेश्चन आवर नहीं चलता,
अब हम तो पंजाब में असेंबली में रहे हैं, वहाँ तो क्वेश्चन आवर चलता था। क्वेश्चन आवर के बाद जो भी आप शोर मचाना है, जो वॉकआउट करना है, वो कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन आवर भी नहीं चलता, यहाँ 0 आवर भी नहीं चलता। तो कुछ ना कुछ पे मैं समझता हूँ कि सभी पार्टियों को होना चाहिए कि कम से कम यहाँ क्वेश्चन आवर चले, 0 आवर चले। यहाँ मेन कोई बिल आना है या कोई सरकार की तरफ से कोई विधेयक आता है तो उसकी आप मुखालफत कीजिए, लेकिन जो मेंबर्स का राइट है जी, अगर मैंने इतनी मेहनत करके क्वेश्चन बनता है कि मैं सप्लीमेंट्री भी पूछ सकूँ, माननीय मिनिस्टर साहब हमारा जवाब भी दे सके। और मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आवर 0 आवर पे कम से कम जरूर इस पे सभी दलों को बहस करनी चाहिए कि उनको मौका मिलना चाहिए। एक सांसद के रूप में, एक एमपी के रूप में क्या चीज़ें हैं जो आपने अपने क्षेत्र के लिए की हैं या करना चाहेंगे आने वाले दिनों में? एक तो हमारी बड़ी कोशिश थी कि हमारे जलंधर में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डोमेस्टिक एयरपोर्ट बने जी, क्योंकि बहुत विदेशों में लोग रहते हैं, हमारा वो काम जो है वो सफ़र हो रहा है। तो इसकी पहले भी हमारी ये पंजाब में सरकार थी तो हमने कोशिश की थी कि वहाँ एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट और उसको बाद अपग्रेड करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सके, जो बन नहीं पाया। एक तो हमारा वो एक बहुत कोशिश है कि ये जलंधर के आसपास बने। दूसरा हमारा एक नेशनल हाईवे जो है वो पानीपत से जलंधर तक वो 6 लेन हो रहा है और जलंधर से ऑनवर्ड जो है वो अभी नहीं हुआ। उस चीज़ को मैं बड़ी कोशिश करके उसको मंजूर कराया और थोड़े दिनों में उसका काम जो है वो शुरू होने जा रहा है। उससे बड़ी लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी। रेलवे बड़ी हमारी कनेक्टिविटी है जिसको हम जलंधर को रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास में लाए हैं और उससे मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो हमारा जलंधर का रेलवे स्टेशन है जो 160 के करीब इन्होंने जो बजट में रखे हैं उसमें जलंधर भी हमारा वर्ल्ड क्लास में आएगा और जलंधर के लोगों को एक नेचुरली ये महसूस होगा कि हमारे जो एमपी है उसने हमारे लिए काम किया। एक सांसद के लिए कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके मुद्दे वो फ्रंट में ला सके, उजागर कर सके, उन पे काम करवा सके? क्योंकि जो सांसदीय कार्यवाही है उसमें कई बार ये जो बैकग्राउंड का काम है वो नहीं दिख पाता या सामने नहीं आ पाता कि ये सांसद ने अपने एमपी लैट फंड से ये काम करवाया है या अपने इन्फ्लुएंस से ये काम करवाया है। नहीं, उसमें तो जो हमारा एमपी लैट फंड है वो तो हम लोकल लेवल पे मीडिया के थ्रू या गांव में शहरों में जहाँ भी जाता है वो लोगों को पता चलता है। लेकिन वो जो नेशनल लेवल के जो इश्यूज होते हैं वो तो पार्लियामेंट में उठाए जा सकते हैं। कोई मैटर ऑफ अर्जेंट इम्पोर्टेंस मैटर जो होता है वो हम उठाते हैं, लेकिन वो संसद नहीं चलती तो वो हमारा बीच में रह जाता है। 0 आवर बीच में रह गया और हमारा जो प्रश्न काल है वो बीच में रह जाता है। तो जो लोगों के डायरेक्ट जो मुद्दे हैं वो इन तीनों चीज़ों से हम उठा सकते हैं जो अभी उठ नहीं पा रहे। आपने एयरपोर्ट की बात की, रेलवे स्टेशन की बात की, ये क्या एक आपकी पार्टी सत्ता में है जहाँ पे भी आप अपना काम करवाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसे होता है ना कि सत्ता में तो इधर है लेकिन जो प्रदेश है वहाँ हमारी दूसरी पार्टी है जो यहाँ हमारे साथ नहीं है, उनका लेना देना। लेकिन वहाँ जो लैंड की एक्विजिशन है वो उन्होंने करनी है, डीपीआर जो है उन्होंने बनाना होता है। तो कई बार वो हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट ना होने की वजह से वो हमारे कार्य वो नहीं हो पाते। और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट ने भेजनी है। किसी प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर करनी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट ने करनी है। अनलेस स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी तो भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। आज़ादी के 65 सालों में आपको क्या लगता है भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ी खूबी क्या है? देखिए, हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है, चाहे ये संसद में थोड़ा होता है लेकिन हमारे प्रिंसिपली जितने भी हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो मजबूत हुए हैं। वहाँ पक्ष की सरकार भी हैं और बड़े कॉर्डियल रिलेशन से वो सरकारें चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस देश में जो सबसे फेडरल सिस्टम हमारा जो है बना हुआ है उसको मजबूत हमारे लोगों ने ही किया है। अभी और कंट्रियों का नाम ले सकते हो, पाकिस्तान का आप नाम ले सकते हो जहाँ इकट्ठे ही हमको आज़ादी मिली थी, वहाँ भी वो लड़खड़ा रहे हैं लेकिन हम डेमोक्रेटिक तौर पे हमारी संस्थाएं मजबूत हुई। क्या वजह है या क्या इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारी लंबी लड़ाई जो आज़ादी की चली है उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इतना हमारा मतलब पुख्ता बना हुआ है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकते। बाकी आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक लोगों की लगातार डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं वो लड़ती रही हैं, एक उसमें इनोवेशन जो है वो होती रही है, और इसी वजह से आज हमारी डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत है और दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे भारत की है। कैसा देखते हैं अब आने वाले दिनों में लोकतंत्र का स्वरूप, सरकार का स्वरूप, या भारत के जो जनता है उसका स्वरूप? नहीं, जनता में बड़ी अवेयरनेस आई है। अब 65 साल पहले शायद इतना मीडिया नहीं था, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जी। आज तो कोई भी वारदात होती है और एक सेकंड के अंदर वो उसके ऊपर आ जाती है, इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो लोग अवेयर हैं, नई जनरेशन आ रही है, लोग चाहते हैं कि देश की तरक्की हो और उसमें नौजवानों का बहुत बड़ा योग है। हमारा देश नौजवानों का देश है, तो आने वाले दिनों में हमारी कंट्री में एक मजबूती आएगी और डेमोक्रेटिक फोर्सेस है वो मजबूत होंगी। जी जी, इसी आशा के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। केपी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंजाब के जालंधर से हमारे सांसद श्री मोहिंदर सिंह केपी। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक और सांसद के साथ। तब तक के लिए मैं धीरज सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।
चार बातों से नाता जोड़ो कहो कुपोषण। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने से स्तनपान। 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। जी हाँ, अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध। 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। Bipasha is superb. Bipasha was cool. She was mind-blowing. Dino Maria. Dino was okay, as usual, normal. Shidul Shana should get an award. Vikram Bhatt. Direction was nice. Vikram Bhatt. The direction is too good. If the director is good, automatically the movie is also nice. What about the assistant directors in this? No idea. Assistant director. No about assistant director. No. Not interested. No idea about that. We think of only producers, directors, and who are the actors. That's all. We have heard it, but what work they do, we don't know. उसके बाद मेरे को क्या मालूम असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम क्या है? Who's that? Did you know that India is the largest producer of films in the world, producing around 900 films a year? There are around 250 films produced every year in Mumbai alone. Lakhs of people give up the comfort of their homes and come to Mumbai every year, ensnared by the lure of films, mostly to be actors and technicians. Films and television, directly or indirectly, provide employment to a few million people. Of these enterprising people nurture dreams to make films. Just how does one learn to make films? The easiest way is to assist a director, learn the ropes, and ultimately make one's own film. अम्ब्रेला आ रहा है और सही है कि गलत है, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा वो। बैकग्राउंड में ठीक है, सामने ठीक नहीं। हाँ यार सुनो एक काम करो ना, ये सामने फोरग्राउंड में जो इस वाले फ्लास्क के ऊपर अम्ब्रेला उसको हटा ही दो ना, बीच में डंडा भी आ रहा है, गंदा लग रहा है ना। विद द स्टिक व्हाई? अच्छा लगेगा थोड़ा सा जो पैन करेगा। अरे नहीं यार बहुत गंदा लग, उसको हटाओ। अगर अम्ब्रेला का रेफरेंस नहीं रख रहे हो तो डंडा के बीच में क्या कर रहा है, हटाओ उसको। ये सामने वाला अम्ब्रेला हटाया, इस पर डिस्कशन मत करो, जाओ। आउट है, रोटेट करें। Sounds simple, except that there is more to it than meets the eye. The person you seek seems the most elusive. जो बाहर ऑफिस में बैठे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वही आपको डायरेक्टर से नहीं मिलने देंगे। हम क्या कर सकते हैं, वही बोलेंगे फ़ोन नंबर दे दीजिए, बायोडाटा छोड़ दीजिए, जब जरूरत होगी हम आपको फ़ोन कर लेंगे। बस बैठे रहो घर पे, फ़ोन की वेट करते रहो, ना फ़ोन आएंगे ना काम पे जा पाएंगे। See, most of us when we come from a small town, we are kind of also in awe of this whole thing, you know, this whole thing of this bigger director, this bigger setup, this bigger set, this
This is where I want to be. Very easy. I got my first break within 6 months, and after meeting some 15 directors or something, and like waiting for them below their offices for 3 or 4 hours in the sun. So this silsila was going on for at least 6 to 9 months. I followed him. Like I used to come every day in the morning 9 o'clock and leave the office after he leaves the office. Say about like 6 o'clock, 7 o'clock, sometimes 11 बजा देते रात में. बारिश होती थी, वहाँ पे बारिश में खड़े रहता था मैं, खाता पीता कुछ था नहीं. Honestly speaking, man, I can't do anything else. Because completed graduation, went to go to institute. I was bad luck. Those 3 years the institute was closed. So one option was to join someone and work. That's the thing I'm comfortable with. That's the only thing I know. I can't even polish a shoe. I came in the industry. I like 2 films, Parinda and Jo Jeeta Wahi Sikandar. I wanted to assist Vinod Chopra and Mansoor Khan, but it was difficult to get there. So finally a point came where I wanted to assist anybody, but to assist somebody. Everywhere it was like, हाँ ठीक है आप अपना biodata दे दीजिए, देखते हैं क्या. If there is anything, we'll definitely give you a call. So many times we left a biodata. We have all finished my biodata now. I don't have money to spend on my biodata because it's finished now. No anybody call you, but keep a biodata. Actually, it was difficult for Gulzar to have me as an assistant more than me having Gulzar as a director. The other way around in my case. There is a lot of sweat, toil and heartache. There are approximately 5,000 people in Mumbai who work as assistant directors in film and television. Only a handful make it. This is a very funny industry. To get a break also is a very difficult thing. But once you get a break and you start shooting, there are another kind of hassles. For instance, you are a new person. There is a cameraman who has already done 3 films. There is an assistant director to you who has also done 4, 5, 6 films. You are new. All 3 are there to undermine you. But despite the odds and the pain, there are still a few who hold their heads high and are willing to go about their job with a spring in their stride and a hope in their heart. Just who are these assistants? Pain in the somewhere deep down they're like performers. They like to enact all the scenes, whatever the actor is doing or whatever. Again, it's a brilliant thing.